दोस्तों, देश की ज्योग्राफी का उस देश की हिस्टोरिकल इवेंट्स को निर्धारित करने में इम्पोर्टेंट रोल होता है। भारत की हिस्ट्री को शेप देने में इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स के इन्फ्लुएंस को देखा जा सकता है। आज हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार भारत की ज्योग्राफी ने भारत के इतिहास को आकार लेने में मदद की है। इसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडियन ज्योग्राफिकल फीचर्स को स्टडी करके हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हिस्टोरिकल जर्नी को। दोस्तों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल यूनिट है जिसे 3 मेन रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है हिमालयन माउंटेन रेंजेस और दूसरा है इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान और तीसरा साउदर्न पेनिनसुला। ज्योग्राफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान 5 कंट्रीज को शामिल किया जाता है। आइए इन ज्योग्राफिकल रीजन्स के कारण इंडियन हिस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभावों को एक एक करके देखते हैं। हिमालयन माउंटेन रेंजेस भारत के नॉर्थ में स्थित है। ये नॉर्थ वेस्ट में पामर से शुरू होकर नॉर्थ ईस्ट तक फैली हुई है। विश्व के कुछ सर्वाधिक ऊंचे माउंटेन्स यहीं पर स्थित है। हिमालय माउंटेन रेंजेस की औसत चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट तक इसकी लंबाई लगभग 2560 किलोमीटर है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक नेचुरल वॉल के रूप में कार्य करता है और सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी साइबेरियन विंड से देश की रक्षा करता है। इससे नॉर्थर्न इंडिया का मौसम साल भर गर्म रहता है। हिमालयन रीजन विंटर्स में आमतौर पर बर्फ से ढका रहता है, जिसके चलते विंटर्स पर इसे पार करना असंभव है। काफी समय पहले माना जाता था कि हिमालय ने भारत को बाहरी हमलों से बचाने में एक नेचुरल बॉर्डर का काम किया है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि हिमालय के नॉर्थ वेस्ट में स्थित खैबर, बोलान और खुर्रम जैसे माउंटेन पास से हिमालय को आसानी से पार किया जा सकता है। यह दर हिंदू कुश, सुलेमान और किरदार माउंटेन्स रेंजेस में स्थित है। इन पासेस के जरिए सेंट्रल एशिया और पर्शिया में बड़ी आसानी से भारत आया जा सकता है। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इन पासेस के जरिए लोग निरंतर आते जाते रहते थे। इन पासेस के माध्यम से कई लोग इन्वेडर्स और माइग्रेंट्स के रूप में भारत आए, जैसे इंडो ग्रीक, पार्थियन, शाक, कुशान, हुन, तुर्क और मुगल आदि ने इन पैसेजेस के माध्यम से ही भारत में हमला किया था। ऐसा नहीं था कि इन पासेस के माध्यम से केवल हमलावर ही भारत आए, बल्कि बौद्ध धर्म का सेंट्रल एशिया में प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे बौद्ध विद्वानों ने भी इन पासेस का उपयोग किया था। आज हमें अफगानिस्तान के बामिया में और सेंट्रल एशिया में बौद्ध धर्म के जो भी एविडेंस दिखाई देते हैं, ये सब इन माउंटेन पासेस द्वारा उपलब्ध कराए गए मार्गों के जरिए संभव हो पाया था। इसके अलावा यह पासेस भारत और सेंट्रल एशिया के लिए ट्रेड रूट भी प्रोवाइड करता है। प्राचीन काल और मध्यकाल में इन पासेस के माध्यम से लगा हर ट्रेड होता रहता था। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि इन पासेस ने भारत और सेंट्रल एशिया के बीच व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने की सुविधा प्रदान की थी। ईस्ट में हिमालय का विस्तार असम तक है। इस क्षेत्र के इम्पोर्टेंट माउंटेन पाटकाई बम, नागाई और लुशाई है। ये पहाड़ियाँ भारी वर्षा के कारण घने जंगलों से घिरी रहती है और ज्यादातर दुर्गम रहती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहाड़ों को पार करना मुश्किल है, जिससे इस रीजन के कई हिस्से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेनलैंड से अलग रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर तिब्बत, चीन, म्यांमार, बंगाल एवं बिहार से लोग आते जाते रहते हैं। समय के साथ यहाँ रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी ने नॉर्थ ईस्ट की विशिष्ट संस्कृति को जन्म दिया। अहोम राज यहाँ का एक प्रसिद्ध राज्य था, जिसने अपनी अलग राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए मुगलों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया था। आइए अब हम आपको इंडस रिवर और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के ज्योग्राफिकल फीचर्स के प्रति इतिहास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कराते हैं। हिमालयन माउंटेन रेंजेस के साउथ में सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स ने भारत में एक विशाल मैदान का निर्माण किया है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलौद मिट्टी यानी एलुवियल क्ले के कारण ये विश्व के सबसे फर्टाइल मैदानों में से एक है। सिंधु और गंगा दोनों नदियां हिमालय से निकलती है। इनमें से सिंधु नदी हिमालय से निकलकर वेस्ट की ओर बढ़ती हुई अरब सागर से मिल जाती है। झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज और व्यास इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। पंजाब का फर्टाइल मैदान सिंधु रिवर सिस्टम द्वारा निर्मित है।
सिंधु नदी का मैदान अपनी फर्टाइल मिट्टी के लिए जाना जाता है। भारत की पहली अर्बन सिविलाइजेशन हड़प्पा संस्कृति इंडस रिवर वैली में ही डेवलप हुई थी। सिंधु नदी के पूर्व में गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा गंगा के मैदान का निर्माण किया गया था। हिमालय से निकलने वाली गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी यमुना प्रयाग के समीप मिलकर दबाव का निर्माण करती है। दुआ का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ये एक अत्यंत उपजाऊ मैदान है। इन मैदानों में ही पहल वैदिक संस्कृति का विकास हुआ था। गंगा के मैदान ने नॉर्थ इंडिया में अर्बन सेंटर्स के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। 600 BCE में 16 महाजनपदों में से अधिकांश गंगा के फर्टाइल मैदान इलाकों में ही डेवलप हुए थे। गंगा रिवर बेसिन में ये मौर्य के अधीन भारत के पहले साम्राज्य मगध का विकास हुआ था, जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्री थी। इसके अतिरिक्त बनारस, प्रयागराज, आगरा और दिल्ली गंगा के मैदान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं। इनमें से गंगा मैदान के पश्चिमी किनारे पर स्थित दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण शहर है। भारतीय इतिहास के अधिकांश निर्णायक युद्ध जैसे कुरुक्षेत्र, तराइन और पानीपत दिल्ली के आसपास से ही लड़े गए थे, क्योंकि ये मैदान हमेशा अपनी उर्वरता और उत्पादक संपदा के कारण विदेशी आक्रमणकारियों के लिए प्रलोभन और आकर्षण का स्रोत रहा है। गंगा यमुना द्वारा अधिकार करने के लिए प्राचीन काल से ही मध्यकाल तक कई लड़ाइयां लड़ी गई। ईस्ट में गंगा का मैदान ब्रह्मपुत्र के मैदान में मिल जाता था। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलकर तिब्बत में बहती हुई पूर्व उत्तर भारत के ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान असम से बंगाल तक फैला हुआ है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में चावल की खेती की जाती है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक नॉर्थ इंडिया के राज्यों द्वारा बंगाल पर नियंत्रण बनाए रखना कठिन रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मानसून के समय यहाँ की नदियों में बाढ़ के हालात बन जाते हैं, जिससे इन्हें पार करना लगभग असंभव हो जाता है। इसके अलावा बारिश के मौसम में यह इलाका मार्श लैंड में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से उत्तर भारत से आने वाली इन्वेडिंग आर्मीज को मनोबल करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें दिखाई देता है कि जो गवर्नर्स दिल्ली से बंगाल भेजे जाते थे, वह अक्सर बंगाल में अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर लेते थे। इससे बंगाल में उत्तर भारत से अलग बंगाली भाषा और विशिष्ट संस्कृति का विकास हुआ। यहाँ एक रोचक तथ्य है कि जब 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान जब अस्तित्व में आया, तो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान यानी बंगाल पर नियंत्रण रखने की प्रयास एक बार फिर से असफल साबित हुए और ईस्ट पाकिस्तान के स्थान पर बांग्लादेश का जन्म हुआ। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां इस क्षेत्र में ट्रेड एंड कॉमर्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए आर्टरीज के रूप में काम करती है। प्राचीन काल और मध्यकाल में जब सड़क बनाना कठिन था, तब ट्रेड एक्टिविटीज के लिए नदियों का ही हिस्सा इस्तेमाल किया जाता था। चलिए अब आपको साउदर्न पेनिनसुला के ज्योग्राफिकल फीचर्स के भारतीय इतिहास पर पड़ने वाले प्रभाव को दिखाते हैं। जो सदर्न पेनिनसुला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बाद विंध्य और सतपुड़ा माउंटेन्स के उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच विभाजक रेखा बनाते हैं। विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित प्लेट्यू को डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। इस प्लेट्यू का निर्माण वोल्केनिक इरप्शन से हुआ था। डेक्कन प्लेट्यू दोनों ओर से ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है। वेस्टर्न घाट के पश्चिम में कोस्टल प्लेन की एक पतली नैरो पट्टी पाई जाती है, जिसे गुजरात से लेकर गोवा तक कोंकण कोस्ट और गोवा से लेकर केरल तक मालाबार कोस्ट आ जाता है। इसी प्रकार ईस्टर्न घाट के ईस्ट में भी कोस्टल प्लेन का निर्माण हुआ था, जिसकी चौड़ाई वेस्टर्न कोस्ट से अधिक है। इस कोस्ट को उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक नॉर्दर्न सरकार और तमिलनाडु कोस्ट को कोरामंडल कोस्ट कहा जाता है। दक्षिण भारत के हिस्टोरिकल इवेंट्स को शेप देने में सबसे महत्वपूर्ण रोल दक्षिण भारत के फिजिकल रिलीफ, रिवर स्लोप और क्लाइमेटिक कंडीशन कर रहा है। डेक्कन प्लेट्यू उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक ब्रिज का काम करता है। हालांकि विंध्य और सतपुड़ा के घने जंगल इस क्षेत्र को उत्तर भारत से अलग अलग कर देते हैं। इस भौगोलिक अलगाव के कारण दक्षिणी प्रार्थना विपेन उत्तर भारत से अलग शामिल तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविडियन भाषाओं और संस्कृति का विकास हुआ। दक्षिणी प्रायद्वीप की प्रमुख नदियां लगभग समांतर प्रभावित होती हैं। प्रायद्वीप भारत के पूर्वी छोर पर प्रभावित होने वाली महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जा मिलती है। गोदावरी, कृष्ण, तुंगभद्रा और कावेरी जैसी अन्य प्रमुख दक्षिण भारतीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है।
इन नदियों के माध्यम से डेक्कन प्लेट्यू में चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जा सकती है। दक्षिण भारत की इतिहास में कृष्ण और तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र, जिसे रायचूर दोआब कहा जाता है, दक्षिण के राज्यों के बीच विवाद का मुख्य केंद्र बना रहा। 6th सेंचुरी से लेकर 8th सेंचुरी तक चालुक्य और पल्लव क्षेत्र पर अधिकार के लिए लड़ते रहे और बाद में 14th से लेकर 16th सेंचुरी तक विजयनगर और बहमानी इस पर अधिकार के लिए लड़ते रहे। प्रायद्वीप भारत के लंबे सी कोस्ट के कारण साउथ इंडिया प्राचीन काल से ही विभिन्न देशों के साथ मरीन टाइम ट्रेड करता रहा है। चोल साम्राज्य ने जावा, सुमित्रा, बर्मा और कंबोडिया जैसे देशों के साथ न सिर्फ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, बल्कि उन्होंने यहाँ भारतीय कला, धर्म और संस्कृति का प्रसार किया, जिसके कारण हम आज भी अंगोर वॉट और बोरोबुडूर में देख सकते हैं। इसके साथ ही दक्षिण भारत में रोम के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए थे, जिसके प्रमाण हमें अरिकामेडु की रोमन सेटलमेंट में दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन ने भारत की हिस्ट्री को शेप देने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। भारत के नॉर्थ में सिर्फ बर्फ और घने जंगलों से ढके हिमालय माउंटेन भारत को न सिर्फ नेचुरल सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, बल्कि इससे निकलने वाली रिवर्स नॉर्थ के विशाल मैदान को फर्टाइल भी बनाती है। सदियों से इन रिवर्स के किनारे ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्लोरिश करती रही है। विंध्याचल एवं सतपुरा माउंटेन नॉर्दर्न इंडिया को साउदर्न इंडिया से अलग करते हैं, जिसके कारण साउदर्न इंडिया में नॉर्दर्न इंडिया का सोशियो कल्चरल एवं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हुआ और दक्षिण भारत में एक विशिष्ट द्रविडियन कल्चर का विकास हुआ। उत्तर भारत के ऊंचे इलाकों में बर्फीली हवाएं और बर्फीला मौसम होता है, जबकि राजस्थान के मैदानी इलाकों में चिलचिलाती धूप और धूल भरी आंधी चलती है। प्रतिवर्ष तूफान का सामना करते हैं, जबकि उत्तर पूर्व में राज्यों में दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ सदाबहार वर्षा वैन पाए जाते हैं। इन सभी प्राकृतिक परिस्थितियों ने भारत को विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजित किया है, जिनकी अपनी एक अलग संस्कृति, सामाजिक रीति रिवाज, प्रथाएं, भाषाएं और इतिहास है। भारत का इतिहास इन्हीं विभिन्न क्षेत्रों के इतिहास के सम्मिलित रूप से विकसित हुआ है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स के इन्फ्लुएंस की। और अगर आपको भी इसी टाइप के वीडियोस अच्छे लगते हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।